नमस्ते साथी, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार सारथी में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आप सबकी तरफ से एक आवाज आनी चाहिए कि भैया हम अच्छे हैं, जबरदस्त है और तैयारी हमारी मस्त चल रही है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस दिल्ली पुलिस की 2025 की सीरीज में। तो इस सीरीज में आप सब जानते हैं हम लोगों ने एक बैच चालू किया जिसका नाम है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास को, हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री से जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हिस्ट्री से जो आपके 3 से 4 प्रश्न इसमें जरूर बनते हैं। तो वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक बार शांति से बैठिए और सारी बातों को मेरी ध्यान से सुनते जाइएगा। जो जो चीजें मैं आपको बताऊं उन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, डाउन है। आई थिंक मुझे फीवर फील हो रहा है, तो फीवर हो रखा है, तो इस कारण से थोड़ा मैं अगर उस तरीके से ना पढ़ा पाऊं तो इसके लिए मुझे माफ कर देना दोस्त। हो सकता है मुझसे कुछ चीजें भूल सकता हूं, कुछ चीजें बताने में कुछ गलती हो जाए, वैसे चांस नहीं है उस चीज के, पर हो सकता है दिमाग से निकल जाए, तो उसके लिए माफी चाहूंगा पहले से। ओके, बाकी आप कुछ समझदार हो, माफ कर सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग इस विषय के बारे में। विषय आपका इतिहास होने वाला। टॉपिक जो आज का होगा वो सब जानते हैं भैया, दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग और कवर कर चुके थे। मुगल काल हम लोग पढ़ रहे हैं। मुगल काल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर को। किसको पढ़ रहे हैं भैया? अकबर को, जो कि दिल्ली वंश का तीसरा शासक हुआ है। हमने अकबर की वीडियो इससे पहले एक बना चुके हैं जिसमें हमने अकबर के बारे में बेसिक सी जानकारी दी थी, तो उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वो वाली वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाती है। बाकी ये वाली वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग बातें करेंगे भैया अकबर के अभियानों के बारे में, अकबर के नवरत्नों के बारे में, और बाकी जो बेसिक चीजें हैं अकबर के बारे में, वो सारी बातें जो है इस वाली वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना होगा आपको और लगातार देखना होगा। जो चीजें नहीं समझ में आए उसको लिखते जाना, नोट डाउन करना, भैया ये वाली बात मुझे नहीं समझ में आई, दोबारा बता दो, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो चीज दोबारा समझा दूंगा। तो ऐसी चीज का कोई टेंशन नहीं रखना भैया कि समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना जरूर। ओके दोस्त, चलिए तो क्लास की शुरुआत करें भाई। बोले हाँ जी भाई, क्लास की शुरुआत करो। तो जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिक सी पिछली वाली वीडियो की। तो पिछली वाली वीडियो में हमने सबसे पहले जाना भैया अकबर का समय काल। दिल्ली सल्तनत पर मुगल काल का दिल्ली पर मुगल वंश शुरू हुआ। बोले हाँ जी भाई, मुगल वंश शुरू हुआ। तो मुगल वंश में सब प्रथम शासक जो हुआ बाबर हुआ। बाबर का ही पुत्र था हुमायूं और हुमायूं का ही पुत्र था अकबर। अगर मैं बात करूं भैया, हुमायूं की जो मृत्यु हुई 1556 में हो जाती है। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु होती है, उसके बाद दिल्ली की गद्दी जो है खाली हो जाती है, मुगल वंश की गद्दी जो है खाली हो जाती है। अब प्रश्न यह बनता था कि मुगल वंश की गद्दी पर आखिरकार कौन शासन करेगा। तो प्रश्न का आंसर देने के लिए बेसिक सी चीज है भैया, जो वंश का शासक होगा उसका पुत्र ही शासन करेगा। अब हुमायूं की तो मृत्यु हो चुकी है 1556 में। अब बचा भैया अकबर। आपका अकबर का जन्म बताइए भैया, अक्टूबर में हुआ, 1442 में हुआ। बोले हाँ जी भैया। तो क्या होता है भैया, सुनो, अकबर जब गद्दी पर बैठा दिल्ली गद्दी पर, तो उसकी आयु कितनी वर्ष की थी? बोले भैया उसकी आयु जो है 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली गद्दी पर बैठा और उसने दिल्ली पर शासन करना शुरू किया। अगर मैं बात करूं अकबर के बारे में भैया, इसका कैसे राज्याभिषेक कैसे हुआ, तो आप बोलोगे इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। किस पर हुआ था? ईंटों के सिंहासन पर, क्योंकि वहां पे उस समय ये दिल्ली में तो था नहीं, तो कहां था? बोलेंगे कलानौर कलिंजर में था। तो कलानौर में था, तो वहीं पर इसका क्या किया गया? इसका राज्याभिषेक किया गया। तो क्लियर बात है। बोलेंगे हाँ जी भैया, किसने किया था? तो बोलेंगे भैया बैराम खान ने किया था। किसने किया था? बैराम खान, जो कि इसका संरक्षक था। बोले हाँ जी भैया, इतनी बात हम लोग जान चुके थे। और हमने बात करी थी 3 इसने जो कर समाप्त किए, जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट तरीके उसके क्या है? दातीज। क्या बोलेंगे? दातीज, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा और जजिया, ये तीनों कर इसने लगातार समाप्त किए। 1562, 1563 और 1564। आप बोलेंगे तीर्थ यात्रा कर इसने दातीज, दास प्रथा कर 1562, तीर्थ यात्रा 1563 और जजिया 1564, ये तीनों कर समाप्त कर दिए। जजिया कर जो है आपको याद रखना है, वो किस पे लिया जाता था? बोले भैया गैर मुसलमानों पर ये जजिया कर लिया जाता था। यहां तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब आ जाओ भैया, आगे वाली बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, ये जो बैच होगा भैया, ये बैच जो है 2025 के लिए चल रहा है। बैच का नाम सभी जानते हैं भैया? बोलेंगे हाँ जी भैया हम जानते हैं। सही बच्चे बैच का नाम तो जानते ही होंगे ना? गुड्डो गुड्डो
बोले हाँ जी। कौन सा बैच है आपका? संघर्ष बैच है। अच्छा, विषय कौन सा है आपका? बोले विषय जी भैया हम अच्छे से प्रकार से जानते हैं, विषय की जानकारी रखना जरूरी है, वो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। हिंदी वाले यू लिख लेंगे, यू 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 ओके, यू वाले लिख लेंगे। उसके बाद हम बात करें भैया आज का टॉपिक, आपका टॉपिक होगा आपका टॉपिक, तो वो होगा आपका अकबर। अकबर, अगर मैं बात करूं भैया अकबर का शासनकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चला, तो 1556 से लेकर 1605 तक जो है अकबर ने दिल्ली गद्दी पर शासन किया है। ये बोलेंगे हाँ जी भैया दिल्ली गद्दी पर इसने शासन किया है। इतनी जानकारी आपको जानने के लिए आवश्यकता थी। बाकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम सब जानते हैं, पत्नी का नाम बोलेंगे, बता जरा, बोलते हैं हरका बाई किसका नाम था? हरका बाई। बोलेंगे हरका बाई जो है जिसे हम जोधा बाई के नाम से भी जानते हैं वही इनकी पत्नी है। बाकी पत्नियां और भी थी, जैसे इसने बैरम खां की जो पत्नी थी उससे भी विवाह कर लिया था। बैरम खां जब उसकी मृत्यु हो गई तो बैरम खां की पत्नी से ही इसने विवाह कर लिया। पत्नी कौन थी बैरम खां? बैरम खान कौन था? बोलेंगे इसका संरक्षक था। अच्छा जी, अपने संरक्षक से ही शादी कर ली, संरक्षक की पत्नी से ही शादी कर ली। हाँ जी भैया ऐसा किया है अकबर ने। ओके, तो मैंने आपको बताया था पेटीकोट सरकार, जिसमें अकबर 1960 से 1962 तक रहा, सब चीजें बातें हो चुकी थी बारे में। अच्छा, अब यहां से शुरू करते भैया। अकबर ने जो है कुछ सिक्के जारी किए, सिक्के अकबर ने क्या किया? सिक्के चलाए। क्या चला भैया? अकबर के सिक्के के प्रकार थे कुछ, किसी प्रकार के सिक्के जारी किए। किस प्रकार के सिक्के थे भैया ये सुनना। इन सिक्कों पर ना हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखे हुए थे। हिंदू देवी देवता मतलब बोलेंगे राम और सीता। राम सीता के नाम से इसने सिक्के जारी किए जिस पर लिखा होता राम सीता, सिया राम लिखा होता था। ओके, सिक्कों के ऊपर। तो कैसे बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे राम सीता वाले सिक्के जारी किए, राम सीता वाले सिक्के क्या किए भैया? मेरे सिक्के जारी किए, सिक्के चलाए। चलाए क्या लिखा होता था? इन सिक्कों पर सिया राम लिखा होता था। आप कहेंगे भैया इन सिक्कों पर क्या लिखा होता था? सिया राम, सिया राम, सिया राम। क्या लिखा था? सिया राम, मतलब राम सीता को बोलते ना सिया राम, तो ये प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम लिखा हुआ था। समझे? बोले हाँ जी भैया ये सिया राम लिखा रहता था, लिखा रहता था। अच्छा भैया, सोने के सिक्के भी इसने जारी किए। उन सिक्कों को क्या नाम दिया गया? बोले भैया इलाही सिक्के। क्या नाम? सोने के कुछ सिक्के जारी किए थे। सुनो, सोने के सिक्के। अच्छा भैया इतना सोना था भैया? हाँ, पहले बहुत सोना था भारत में, सोने के सिक्के। अच्छा जी, हाँ जी, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के जारी किए, उसको किस नाम से जानते थे? बोलेंगे इलाही सिक्के। किस नाम से? इलाही सिक्के के नाम से। याद रहेगा भैया? बोलेंगे हाँ जी भैया इलाही सिक्के के नाम से जानते थे, जो कि सोने का सिक्का हुआ करता था। किसके समय? अकबर के शासनकाल में। सुनो, अकबर के शासनकाल में दक्कन में क्या हुआ? अकबर के शासनकाल में दक्कन में हलों की संख्या क्या हुई? हलों की संख्या पद्धति भू राजस्व का प्रचलित रहा। हलों की संख्या पद्धति और भू राजस्व प्रचलित रहा। किसके समय पे? अकबर के समय पर। लिखना, अकबर के समय पर। क्या बोलेंगे? अकबर के समय काल में, ऐसे बोलो, समय काल में दक्कन वाला जो एरिया था ना, दक्कन में क्या बोलेंगे? हलों की संख्या, होलों की संख्या, होलों की संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे? होलों की संख्या पद्धति भू राजस्व, भू राजस्व। और बोलेंगे देखो, हलों की संख्या पद्धति भू राजस्व। ओके, वसूल का क्या बोलेंगे? हलों की संख्या पद्धति भू राजस्व वसूल का प्रचलित प्रकार था। ओके, ये क्या था? ये प्रकार था किसका? भू राजस्व वसूल का। ओके, भू राजस्व वसूल का प्रचलित प्रकार। बोले भैया हाँ जी भैया ये प्रचलित प्रकार था। ओके, याद रहेगा भैया यहां तक? बोले हाँ जी भैया यहां तक तो याद रहेगा, नहीं भूल सकते। अगर भूल गए भाई तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके,
तो ये मत करना कि भैया भूल जाऊंगा, तो मैं दोबारा बताने वाला नहीं, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। बोले भैया एक बार फिर बता दो, नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, पूछो जितनी बार हो सकता है उतनी बार पूछो, बार बार बताऊंगा। वैसे वो तो मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, बाकी सीरियस मत लेना कोई। पूछो, पूछने के लिए तो बैठे हो, मैं बताने के लिए बैठा हूं मैं, आप पूछो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछते हो। चले अब बात करते हैं भैया विशेष चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी बातें थी जो हम लोगों ने जानने के लिए थोड़ी आवश्यकता थी बस। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज अब आती है, क्या आती है? इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अब आने वाली है, अकबर के अभियान। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में अकबर के अभियान आते हैं। 1576 हल्दी घाटी युद्ध, जानते हो ना, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। उससे पहले भी अकबर ने कुछ अभियान किए, पहले उन अभियानों को जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे 1576 में। ओके, जैसे मैं बात करूं अकबर के अभियान, लिखना जरा, आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? आपकी हेडिंग होनी चाहिए अकबर के अभियान। ओके, तो आपकी हेडिंग भाई साहब ये होनी चाहिए अकबर के अभियान। अच्छा, सब प्रथम जो अभियान किया उसने दिया, वो किया पहला अभियान 1561 में मालवा पर। कौन सा? 1561 में मालवा पर जो है अकबर पहला अभियान करता है, प्रथम बोलेंगे पहला। 1561 कहां पर? मालवा पर। मालवा पर कब किया मेरे भाई? 1561 में किया। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो भैया 1562 में भी इसने किया, आमेर के राजा पे खिलाफ किया। 1564 में भी किया एक, तो सुनो 1564 में क्या हुआ? 1564 में 1564 में भैया किसके खिलाफ किया? रानी दुर्गावती के खिलाफ। किसके खिलाफ? रानी दुर्गावती। ये रानी दुर्गावती बड़ी महान महिला थी, रानी दुर्गावती, दुर्गावती, रानी दुर्गावती ने किया। ओके, रानी दुर्गावती के खिलाफ। उसके बाद इसका जो तीसरा हुआ वो हुआ भैया 1562, बताना भूल गया था, इसको जान लो। 1562 राजा किसके खिलाफ? राजा भरमाल के अधीन, राजा भरमाल के खिलाफ हुआ इसने। कहां पर किया? सुनो, आमेर में किया पहले, आमेर के राजा भरमाल, आमेर के राजा भरमाल के खिलाफ यह अभियान हुआ। तीसरा इसमें क्या हुआ? राजा भरमेल जो हार जाते हैं, राजा भरमेल इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते, बोलते हैं कि अकबर बोलता है या तो आप मेरी अधीनता स्वीकार करो या मौत को स्वीकार करो। तो राजा भरमेल कहते हैं भैया मरने से अच्छा है कि अधीनता स्वीकार कर लो। तो इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। और क्या किया? अपनी पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई, जिनको हम लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उनका विवाह अकबर से करवा दिया और अकबर ने नाम दिया इनको, उपाधि दी जोधाबाई की। ओके, तो वही हरकाबाई है, वही जोधाबाई है, इतना याद रखना भाई। ओके, आमेर के राजा भरमाल क्या किया भैया? इन्होंने अधीनता अपना ली, अधीनता स्वीकार करी और क्या किया भैया? अपनी पुत्री का विवाह और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? विवाह किया भैया अकबर के साथ। अपनी पुत्री का विवाह या बोले शादी अकबर से करवाई। किससे करवाई? अकबर से कराई। ओके भाई, अकबर से कराई। तो भैया इनका नाम क्या था? पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम बोलेंगे भैया हरकाबाई। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आप बोलेंगे भैया हरकाबाई। हरकाबाई को ही हम जानते भैया जोधाबाई के नाम से। क्या बोलते हैं? जोधाबाई के नाम से ही हम लोग हरकाबाई को जानते हैं, जोधाबाई। याद रखेगा भैया? हाँ जी भैया, हरकाबाई को ही हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। और ये किसकी पुत्री है? राजा भरमाल की पुत्री है। किसकी पत्नी है? बोले अकबर की पत्नी है। क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर। याद रखेंगे मेरे भाई? बोलेंगे हाँ जी भैया, हम लोग याद रखेंगे, ये चीज जो आपने बताई वो जरूरी है। भले एक बार आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। बोले हाँ जी भैया याद रखें। चलो आगे बढ़ो, मैं बात करूंगा आपसे फिर भैया 1568 की बात। फोर्थ वॉर 1568। 1568 में इनका एक और युद्ध होता है जो किसके खिलाफ होता है? मेवाड़ या बोले चित्तौड़। मेवाड़ या चित्तौड़ में राजा थे राजा उदय सिंह। तो उनके विरुद्ध हुआ। क्या बोलेंगे? चित्तौड़ अभियान किसके खिलाफ? अकबर, एक तरफ तो अकबर
वर्सेस में कौन है मेरे भाई? वर्सेस में आप बोलेंगे राजा राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, उदय सिंह याद रखेंगे भाई, बोलेंगे हाँ जी भैया राणा उदय सिंह जो है इनके विरुद्ध हुआ। और इसका एक अभियान हुआ भैया, हाँ जी भैया एक और अभियान था 1570। 1570 में कौन सा अभियान हुआ? बोलो भैया 1570 में है जो 1570 में जो है कलिंजर अभियान हुआ। कौन सा अभियान? कलिंजर। फिफ्थ 1570 कलिंजर अभियान। कलिंजर अभियान याद रखेंगे, हाँ जी भैया। अब बात आती है भैया एक और अभियान के बारे में जो कि 1571 में हुआ। 1571 में जो कि बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, किस दृष्टि से? ये इस दृष्टि से माना जाता है भैया कि जब ये ना अकबर ने इस युद्ध को लड़ा तो अकबर जो स्वयं इस युद्ध में गया, पहली बात। दूसरी बात, अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। क्या देखा? अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। और अकबर जो है पहली बार विदेशियों से मिला। अकबर से, या बोले अकबर पहली बार विदेशियों से मिला, या विदेशी जो है अकबर से पहली बार मिले। उस समय आप जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर कौन आ चुके थे? पुर्तगाली आ चुके थे। बोले हाँ जी भैया उस समय हमारे भारत के अंदर पुर्तगाली आ चुके थे। तो अकबर जो है पहली बार पुर्तगालियों से मिला, तो इसलिए तीन चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला, गुजरात पे अभियान हुआ। दूसरा, पहली बार इसने समुद्र को देखा। तीसरी बात, इसमें स्वयं ये लड़ने गया। चौथी बात, आप बोलेंगे ये जो है पहली बार अंग्रेजों से मिला। अंग्रेज से तो बोले पुर्तगाली से मिला, अंग्रेज नहीं पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों से मिला पहले। वास्को डी गामा आया था ना 1498 में भारत के अंदर। बोले हाँ जी भैया वास्को डी गामा 1498 भारत में प्रवेश किया, तो बोलेंगे हाँ जी भैया। तो मैंने कहा आपसे आमेर के राजा भरमाल के ये सब चीजें हो चुकी है आपकी। कलिंजर अभियान हो गया, बाकी और चीजें बात करते हैं। ओके, तो गुजरात अभियान की बात कर रहा था मैं आपसे। तो गुजरात अभियान कब हुआ? 1571 में। गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। अच्छा जी, क्या क्या बातें रही इसकी इंपोर्टेंट गुजरात अभियान की? पहली बात सुनो, इसमें अकबर स्वयं लड़ने गया। पहली बात यह स्वयं गया। अकबर क्या कहेंगे? अकबर स्वयं गया। दूसरी बात, आप बोलेंगे अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। क्या कहेंगे भाई? अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट आप बोलेंगे भैया इसमें जो है अकबर जो किससे मिला? बोलेंगे पुर्तगालियों से मिला। क्या मिला भाई साहब? आप बोलेंगे भैया अकबर जो है पुर्तगालियों से मिला। या यूं कह दे कि भैया पुर्तगाली जो अकबर से मिले, बात तो एक ही है। ये कह सकते ना कि मैंने क्या कहा था आपसे, बहुत बार मैं ये बात कहता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। देखिए ना शक्तिमान, तो सेम यहीं पे बात आती है कि भैया अकबर से पुर्तगाली मिले, पुर्तगालियों से अकबर मिले, पर दोनों में मिलाप तो हुआ है। हाँ, ये बात लगी कि पहले कौन आगे बढ़कर आया, पहले कौन चलकर आया, तो कहेंगे पहले जो है पुर्तगाली इसके पास आए। तो अकबर से पुर्तगाली मिले। ओके, तो अकबर से भाई साहब क्या मिले? अकबर से है जो तो पुर्तगाली मिले। किस किस के मध्य में युद्ध हुआ? तो बोलेंगे अकबर वर्सेस मुजफ्फर खां के मध्य। किस किस के मध्य? उस समय गुजरात पर किसका शासन था? मुजफ्फर खां का। तो अकबर वर्सेस मुजफ्फर खां। अकबर वर्सेस मुजफ्फर खां। ओके, इन दोनों के मध्य में यह युद्ध हुआ। बोले भैया याद रहेगा मुजफ्फर खां कौन सा? तो बोले मुजफ्फर खां थर्ड जो है, मुजफ्फर खां थर्ड। ओके, तो मुजफ्फर खां थर्ड के मध्य में ये युद्ध होता है। बोलेंगे हाँ जी भैया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध की बात करूंगा मैं वो है आपका हल्दी घाटी की वॉर। कौन सी वॉर? हल्दी घाटी वॉर। तो सुनना हल्दी घाटी वॉर के बारे में, इनको मिटा दो सबको, फिर हल्दी घाटी वॉर के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में बात करें भैया। अच्छा, उनके बारे में बड़ी अच्छी सी बातें करूंगा मैं अभी, थोड़ी देर रुको जरा। दो तीन बातें जो है बड़ी महत्वपूर्ण सी बातें महाराणा प्रताप के बारे में, जो शायद आपने सुनी भी होंगी और नहीं भी सुनी होंगी। जिन्होंने नहीं सुना तो वो सुन लेना, और जिन्होंने सुना है तो आप दोबारा सुनना तो पड़ेगा भाई।
ओके, तो देख के ही जाना वीडियो को। चलो, मैं आपसे बात करूं भैया 1556 में, सॉरी 1576, 1576 जिसको हम लोग जानते हैं हल्दी घाटी वॉर के नाम से। हल्दी हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। भैया हल्दी घाटी युद्ध जो है किस किस के मध्य में हुआ? तो एक तरफ तो था अकबर और एक तरफ थे बलसेज में आपके महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप क्या थे? महाराणा प्रताप। ओके, महाराणा प्रताप। भैया अकबर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर क्या आप महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं कि आखिरकार महाराणा प्रताप कौन थे, कितने प्रतापी थे? ओके, तो शुरू करें महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी। तो सब प्रथम बात करते हैं भैया, महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति जिनकी हाइट अगर आप देखोगे तो आप कहोगे अरे भैया इतनी लंबी हाइट। हाइट थी उनकी 7 फीट 5 इंच। क्या हाइट थी मेरे भाई? 7 फीट 5 इंच। एक मिनट रुकने जरा, क्या कहेंगे? महाराणा प्रताप की जो हाइट थी वो कितनी थी? 7 फीट 5 इंच। इतना लंबा व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप क्या कहोगे? आपको पता कैसे देखना पड़ेगा? ऐसे भाई साहब कैसे हो, ऐसे करोगे तुम। तो क्या था? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप से जब अकबर भी छोटी हाइट का था, अकबर जो था छोटी हाइट का था, तो अकबर कैसे बात करता होगा महाराणा प्रताप से? ऐसे, और सर जी कैसे हो, तो ऐसे बात करता होगा ना अकबर। बोले हाँ जी भैया, अकबर भी ऐसे बात करता होगा। बाकी महाराणा प्रताप की जो हाइट थी, बड़े प्रतापी शासक रहे हैं। उनकी जो बातें हैं, बड़ी कहानी उनकी जो है बड़ी जबरदस्त कहानी है, बड़ी महान योद्धा रहे हैं। अगर मैं एक बात कहूं तो 100 बात की एक बात, एक महान योद्धा ये रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि इनका जो भाला है और इनकी जो ढाल है, भाला और ढाल का जो वजन था ना, तो सोचना कितना हो सकता है? आप बताओ एक बार। आप कहोगे भैया भाला और ढाल का वजन लगभग लगभग 10 किलो 15 किलो। हथियार तलवार होगी 10 किलो की, भाला होगा और जो ढाल होगी 10 किलो की होगी, तो 25 किलो। मैं आपसे कहूं कि इनका जो भाल और ढाले का जो वजन था ना, वो 72 केजी लगभग था। ओके, 72 किलो का लगभग, दोनों को मिलाकर। सोचो कि इतना सारा वजन लेकर एक व्यक्ति युद्ध में लड़ने जाता था, और युद्ध को सोचो कैसे लड़ता था। तो क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में? बोले भैया हम जानते थे पर इतना नहीं जानते थे। नहीं जानते थे तो जानो। अगर मैं बात करूं भैया आपसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक, जिसे हम लोग किसलिए जानते हैं कि जब महाराणा प्रताप की एक बार जान आफत में आ गई तो घोड़े ने इतनी लंबी छलांग लगाई थी ना, लगभग लगभग शायद 22 फीट के समथिंग कुछ छलांग थी। तो इतनी लंबी छलांग लगाई थी, वो नदी को एक बार पार कर गया था अपने चालक को बचाने के लिए, अपने शासक को बचाने के लिए। तो घोड़े का नाम था चेतक। कौन सा घोड़ा था? चेतक घोड़ा। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनके पास एक हाथी था जो बड़ा प्रतापी हाथी था। अच्छा जी, हाथी का नाम अगर मैं आपसे बताऊं तो हंसना मत। सबसे पहली बात, हाथी का नाम बताओ तो हंसना मत। हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या कहेंगे भैया? हाथी का नाम राम प्रसाद? बोले हाँ जी भैया, हाथी का नाम राम प्रसाद था। ऐसे प्यार से नाम, जैसे चेतक नाम दिया ना, तो इसी प्रकार से हाथी का नाम भी राम प्रसाद दिया गया था। आप कोई राम प्रसाद नाम का व्यक्ति हो तो भैया चिढ़ना मत। अगर चिढ़ रहे हो तो भैया आपके ऊपर नहीं कहेगी ये बात मैं घोड़े उसके हाथी के ऊपर कह रहा हूं। समझे वाली बात? तो बोले हाँ जी भैया, बात ये समझ गया। तो क्या इतना प्रतापी शासक, इतना प्रतापी व्यक्ति, इतनी लंबी हाइट का व्यक्ति वो था महाराणा प्रताप। जब वो चलते थे ना, जब अपने घोड़े पे आते थे तो मुगलों की थर-थर पैर उनके कांपने लग जाते थे। समझे? तो बताएंगे मुगल कि भैया इनके बारे में अच्छे से। एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप की। ओके, चलिए तो बातें जो मैंने आपको बताई वो लिखना शुरू कर दूंगा महाराणा प्रताप के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये राजा कहां के थे? राजा थे भैया कुंभलगढ़ के। राजा कहां के थे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां के राजा? कुंभलगढ़ के। दूसरी बात इनके घोड़े का नाम, घोड़े का नाम था भाई साहब चेतक। क्या नाम था मेरे भाई? आपके लिए इनके घोड़े का नाम जो था वो चेतक घोड़ा था इनका, बड़ा प्रतापी घोड़ा था। अगर मैं बात करूं कि हाथी का नाम, तो हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे इनके हाथी का नाम राम प्रसाद? बोले हाँ जी भैया, हाथी का नाम था राम प्रसाद। बोले भैया मजाक कर रहे हो? नहीं भाई मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहा हूं। हाथी का नाम क्या था भाई मेरे? आप बोलेंगे इनके जो हाथी का नाम था वो था राम प्रसाद। अब सुनना, महाराणा प्रताप की विशेषता की बात कर रहा हूं।
तो विशेषता में सबसे पहले आती भैया इनकी हाइट। सबसे विशेष चीज तो यही हो जाती है भैया इनकी हाइट। अभी आप क्या बड़ी मुश्किल से आपको इस हाइट के लोग देखने को मिलते होंगे जिनकी हाइट 60 फीट 5 इंच के करीब हो या 60 फीट से ऊपर हो। अपने एक ग्रेट खली है, रेसलर है, उनकी हाइट अच्छी खासी है, 60 फीट के करीब करीब है, 60 फीट 2 इंच के लगभग। पर इनसे भी बड़े अपने महाराणा प्रताप। सोचना, खली को कभी आपने पास से देखा होगा, मैंने देखा खली को कभी आपने पास से जब देखा होगा तो देखना खली कैसे खड़ा होती है। खली कैसे खड़े होते हैं? ऐसे। आप जब मैं भी देखता हूँ ना तो ऐसे, हाँ सर नमस्ते कैसे, तो ऐसे देखना पड़ता है खली को भी। तो सोचो खली से भी हाइट कितनी अच्छी खासी इनकी है। ये तो महान व्यक्ति थे भाई। क्या कहेंगे? हाइट। हाइट में बात करो भाई साहब आपसे, तो इनकी हाइट थी 7 फीट 5 इंच। क्या थी मेरे भाई हाइट? हाइट थी भैया 7 फीट 5 इंच। अच्छा भैया इतनी बड़ी हाइट के व्यक्ति, हाँ जी भैया 7 फीट 5 इंच। और कुछ बातें भैया? हाँ जी और बातें। कवच और भाले का वजन, मैंने बोला ढाल जो होती है ना कवच, हाँ जी, तो उनके कवच एवं भाले का वजन, भाले का वजन, अगर मैं आपसे बात करूं भैया कवच और भाले का वजन, तो इनके 72 kg 7 किलो लगभग ओके, एग्जैक्टली नहीं पर लगभग 72 किलो के आसपास था। ओके, अब सोचना कि अगर ये भाला किसी के घुसेगा, किसी के लगेगा तो आदमी क्या होगा? तो भैया आदमी तो सीधा निपट जाएगा। अब 72 किलो का वजन एक व्यक्ति अपने हाथ में लेके चलता है। भाला और कवच का वजन सोचना, 72 किलो वजन थोड़ा बहुत नहीं होता। आदमी का नॉर्मल खुद का वजन ही 72 किलो होता है, खुद का वजन ही 45-50 के आसपास होता है। और हाइट देखो कितनी लंबी हाइट थी व्यक्ति की। तो सोचो जरा क्या कर रहा होगा, है ना? तो बड़ी महान बात है। मुझे सुन के अचंभा होता है, हंसी आती कभी कभी कि भाई साहब ऐसा भी संभव है क्या? बोले हाँ संभव है, मैंने देखा है। हाँ ओके, चलिए ये होगी हमारे महाराणा प्रताप की विशेषता। भाई साहब विशेष इनके बारे में बात बहुत है, बहुत करने की बातें हैं, पर जब इनको पढ़ाऊंगा तब इनकी बातें करी जाएंगी। अभी तो हम लोग अकबर को पढ़ा रहे हैं तो अकबर की बातें करेंगे, पर जब इनके बारे में बात करेंगे तो इनको पढ़ेंगे हम लोग, है ना? तो विशेषता बहुत बड़ी है इनकी, विशेषता तो हर व्यक्ति की विशेषता होती है, समझे? तो विशेष हर व्यक्ति है, बस बात सिर्फ इसमें कितनी इसकी विशेषता सामने निकल के आती है, कितनी उसकी विशेषता छुप जाती है, क्योंकि व्यक्ति हर विशेष होता है, समझे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विशेष ना हो। चले अब बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो भैया अकबर के 9 रत्न थे, हाँ जी भैया, जो अकबर के शासन काल को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अकबर को बताते थे कि भैया आपको करना क्या है, कैसे करना है। क्यों? भैया अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पहली बात। अकबर था अनपढ़ शासक। कैसा शासक था? अनपढ़ शासक। अब आप बोलेंगे भैया अकबर तो अनपढ़ था, पर इसमें बुद्धि कहां से आई, इतनी चीजें इसने करी कैसे? तो सोचना, अकबर पढ़े या अनपढ़ था, पर अकबर के पास पैसा था, अकबर एक राजा था, शासक था। अकबर ने अपने यहां ऐसे व्यक्ति रखे थे जो उसको किताब पढ़कर सुनाया करते थे। अकबर उन किताबों को पढ़ता था, सुनता था और उन किताबों को अपने दिमाग में रखता था, एनालाइज करता था, चीजों को समझता था। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि बुक जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके किताबों को पढ़ो, कि किताबों में अगर आप डूब जाओ तो किताबें आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकती है आप खुद समझ सकते हो। क्योंकि किताबें एक ऐसी चीज है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किताब पढ़ना सीख जाए ना, और वो किताब पढ़ता रहे, सोचना वो क्या कर सकता है, समझे? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अपने यहां पर। आपने कभी भी किसी बड़े व्यक्ति को देखा हो, कभी भी किसी भी नेता से मिलोगे, कभी किसी बोले तो वैज्ञानिक से मिलोगे, कभी आप किसी की बायोग्राफी पढ़ी होगी, कभी आपने भीमराव अम्बेडकर को जाना है, कभी आपने सुभाष चंद्र बोस को जाना है, कभी आपने किसी नेता को जाना? जब आपने किसी नेता को जाना होगा, किसी महान व्यक्ति को जाना होगा, तो आपने उनके बारे में एक चीज जरूर जानी होगी, हमारे महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में जानना। भैया उनकी 2500 किताबें थी उनके पास पढ़ने के लिए। और बाकी चीजों की बात करूं भैया, बाकी चीजों में उनके पास कुछ नहीं था। धन दौलत में सिर्फ 2500 किताबें, 3 पैंट 2 कोट, बाकी कुछ चीजें। ओके, इसी प्रकार से कुछ चीजें थी उनके पास, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? 2500 किताबें, और उन किताबों ने ही उन्हें महान बनाया, समझे? तो किताबें जिंदगी में जरूरी है, उनको पढ़ते जरूर रहना। किसी भी प्रकार की किताब, हाँ थोड़ी अच्छी किताब पढ़ना, नहीं कुछ भी लेके बैठ जाओ तो ये तो संभव नहीं, कुछ अच्छी चीज। ओके, तो बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। चलो आ जाओ, अकबर के 9
रत्न। अकबर के 9 रत्नों के बारे में बात करेंगे भैया, तो अकबर के 9 रत्न जो होने वाले हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे भैया, एक व्यक्ति आते हैं जिनको हम लोग जानते हैं बीरबल। हाँ जी, अकबर के शासनकाल में अकबर के 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान और सबसे बहादुर व्यक्ति कौन है? जो है बीरबल। बीरबल की कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी बचपन में बहुत सारी, अभी भी सुनते होंगे बहुत से बच्चे। तो अकबर बीरबल की कहानियां सुनी है ना बहुत सारी। तो कुछ कहानियां हकीकत भी होती है, कुछ हकीकत कहानियां भी होती हैं, समझे? तो इसी प्रकार से अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी। तो आज बात करें उसी बीरबल के बारे में जिनकी आज मैंने कहानियां सुनी है। भैया आखिरकार बीरबल थे कौन, क्या इनका असली नाम था, कैसे इनकी मृत्यु हुई, सब कुछ। सबसे पहली बात, बीरबल जो थे, बीरबल ये उपाधि किसने दी, ये किसने नाम दिया? बोलो भैया अकबर ने नाम दिया। बात करते हैं इनका काम क्या था अकबर के दरबार में। ये सलाहकार का काम करते थे अकबर के दरबार में। सलाहकार किसका कार्य था इनका? सलाहकार का कार्य था। ये सलाह देते थे भाई साहब कि आपको क्या करना। कि जब भी अकबर किसी चीज में फंसता था ना, तो अकबर क्या करता था कि बीरबल को बुलाता था, भैया बीरबल आ जाओ कुछ सजेशन दे दो भाई साहब, क्या करें हम। तो किसको बुलाता था? बीरबल को। तो चले, अच्छा बीरबल का जन्म भैया कहां हुआ? जन्म जन्म की बात करें भाई साहब, तो जो जन्म बोले कालपी में हुआ। कहां पर हुआ जन्म? जन्म भाई साहब बोलेंगे आप कालपी में हुआ। कालपी, ओके। जन्म कहां हुआ? कालपी में हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनका बचपन का नाम, बचपन का नाम। अब सुनना, पेपर में मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ अकबर के सलाहकार के रूप में कौन था? ऑप्शन देता हूं आपको, मुल्ला द प्याजा, तानसेन और महेश दास, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते भैया कौन था? तो जो बच्चे पुराने होंगे, जिनने पहले से किसी न किसी क्लास से पढ़ा होगा, तो वो तो बता सकते हैं कि महेश दास कौन है। और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो बच्चे नहीं बता सकते। तो सुनो, महेश दास ही बीरबल है, समझे? बीरबल का बचपन का नाम क्या है? महेश दास। महेश दास, महेश दास ही जो है बचपन का नाम इनका बीरबल होने वाला है। अच्छा भैया, महेश दास या हम कहें बीरबल, तो इनकी मौत कैसे हुई भैया? ये जो है एक दिन अकबर ने इनको भेजा एक अभियान के लिए, कश्मीर अभियान के लिए। कब? 1568 में। कब भेजा भाई साहब? इनको भेजा गया कश्मीर अभियान के लिए, भाई साहब आप जाओ कश्मीर में, सॉरी कश्मीर 1568 बोल गया, 1586 में। कब थी? कश्मीर अभियान के लिए भेजा गया इन्हें 1586 में। 1586 में ये इस युद्ध में बड़े लड़े, खूब अच्छे से इन्होंने युद्ध किया, पर ये इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई और इनकी मृत्यु हो गई। अकबर इनकी मृत्यु के बाद बड़ा दुखी हुआ था, सोचा था कि क्यों मैंने अकबर बीरबल को ऐसे युद्ध में भेजा। अकबर ने सोचा एक तरफ कि मैंने क्यों भेजा, मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मुझे बीरबल को इस युद्ध में नहीं भेजना चाहिए था। पर जो होनी होती है वो तो होनी होती है। इन्होंने इसने अपने एक बोले तो अपने बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार को छोड़ दिया था। कौन से अभियान में? कश्मीर अभियान में। कश्मीर अभियान में, ओके भाई। तो कश्मीर अभियान में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हुई कश्मीर अभियान के दौरान। बोले हाँ जी भैया, कश्मीर अभियान के दौरान। अच्छा, अब बात आ गई भैया बीरबल के बारे में, सारी बातें कर ली। पहले सलाहकार है। दूसरे सलाहकार अब्दुल फजल। कौन थे? अब्दुल फजल। ये कौन थे भैया? अब्दुल फजल जो था वो फारसी कवि था। क्या था? फारसी कवि था, जो फारसी में अपनी कविताएं लिखा करता था, अकबर के लिए लिखा करता था, सुनाया करता था अकबर को पढ़कर। ओके, क्या बोलेंगे? अब्दुल फजल। क्या था अब्दुल फजल? फारसी कवि था। ओके, फारसी कवि याद रहेगा भाई, बोलेंगे हाँ जी भैया फारसी कवि था। ओके, और क्या था? इसने कुछ किताबें लिखी है, जैसे जिसमें से हम कहें आईने अकबरी, जो कि 3 भाग में लिखी गई। कितने भागों में? 3 भाग में आईने अकबरी को लिखा है। किसने लिखा? अब्दुल फजल ने। तो अब्दुल फजल को हम लोग किस लिए जानते हैं? आईने अकबरी के लिए जानते हैं, और अकबरनामा के लिए। आईने अकबरी, अकबरी कितने भाग में है, कितने पार्ट में है भैया? 3 भाग में है, 3 भाग में। और क्या लिखा है इसने अब्दुल फजल ने? तो बोलेंगे अकबरनामा जो है अब्दुल फजल ने लिखी है। अकबर नामा।
ओके, ये भी अब्बुल फजल ने लिखी है, और आईन अकबरी को 3 भागों में लिखा है अब्बुल फजल ने। अच्छा भैया, अब्बुल फजल की बातें हो चुकी है, अब बात करते हैं फैजी के बारे में। ये है अकबर का तीसरा नवरत्न, जिसको जानते हैं फैजी के नाम से। अच्छा भाई साहब, फैजी कौन है, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो फैजी जो है अब्दुल फजल का बड़ा भाई है। सबसे पहली बात कि फैजी है कौन, तो फैजी जो है अब्दुल फजल का बड़ा भाई है, सबसे पहली बात। अब्दुल फजल, फजल का कौन, बड़ा भाई। क्या कहेंगे मेरे भाई, ये जो है अब्दुल फजल का कौन है, ये जो है अब्दुल फजल का बड़ा भाई है। ओके, काम क्या था भैया फैजी का, तो ये था राज कवि, राज कवि। इनको राज कवि का औहदा दिया गया था अपने यहाँ पर कि भैया आपका जो काम होगा यहाँ पर राज कवि का काम होगा, आप यहाँ पर राज कवि के तौर पर रहेंगे। तो नौ रत्न में हमने 3 रत्न को जान लिया। अब बात करते हैं आगे के। इनकी कुछ कविताएं हैं जो फारसी में लिखी गई हैं, उन कविताओं के बारे में बात कर ले थोड़ी बहुत। चलिए, जैसे कि बात करें, कविता है इनकी लीलावती। लीलावती का क्या किया इन्होंने, लीलावती का भैया फारसी में अनुवाद किया, लिखा इन्होंने नहीं है, क्या किया उसका फारसी में अनुवाद किया, किसने, फैजी ने। लीलावती, लीलावती का फारसी में अनुवाद, किस भाषा में इसने अनुवाद किया, आप बोलेंगे फारसी में जो इसने अनुवाद किया। अच्छा, लीलावती है क्या भैया, ये गणित की एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, गणित की, गणित की किताब, पुस्तक। ओके, गणित की किताब। अच्छा, फोर्थ व्यक्ति का नाम बता सकते हो कोई मुझे, फोर्थ व्यक्ति भैया कौन था, तो फोर्थ व्यक्ति की बात करते हैं भैया, वो है टोडरमल। टोडरमल के बारे में जानते हो ना, वो है टोडरमल कौन थे, वित्त मंत्री थे इनके, कौन से, वित्त मंत्री, जो वित्त को देख रेख करते थे, कौन थे, टोडरमल। जो कौन थे भैया, वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। ओके, तो आप कहेंगे टोडरमल जो थे अकबर के यहाँ पर, किसका, इनका काम क्या था, वित्त मंत्री था। अच्छा, इन्होंने क्या क्या बनाया भैया, क्या किया इन्होंने, तो इसे 10 साल का जनक कहा जाता है। किसका, 10 साल का जनक कहा जाता है, 10 साल प्रथा का जनक। 10 साल, सॉरी, 10 साल, 10 साल प्रथा का जनक। ओके, का जनक, द फाउंडर ऑफ 10 साल प्रथा। ओके, 10 साल प्रथा करके जनक कहा जाता है। ओके, अच्छा, और क्या बातें हो सकती है भैया, और क्या बातें हो सकती है, अकबर के पहले शेरशाह का सेनापति रहा है, क्या, सॉरी, अकबर से पहले शेरशाह का दरबारी रहा है ये। अकबर से पहले किसका, शेरशाह का दरबारी। अकबर से पहले शेरशाह का दरबारी, किसका दरबारी मेरे भाई, शेरशाह का। ओके, तो बात हो चुकी है भैया 4 अकबर के नवरत्नों के बारे में, 4 अकबर के नवरत्नों के बारे में बात हो चुकी है। तो जरा थोड़ी देर ध्यान रखना, बाकी और बातें करते हैं। तो यहां तक हम लोग 4 नवरत्नों के बारे में जान चुके हैं। अब बचे भैया 5 नवरत्न, और उनके बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद बाकी जो बच्चा कुछ चीजें होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। ओके, ओके, चलिए, हाँ, चले भाई जी आगे बढ़े। चलो, अब हम लोग 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर का भैया कौन है, तानसेन। कौन है भैया, नवरत्न, बोले तानसेन। अच्छा, तानसेन को तो सुना होगा ना आप लोगों ने। तानसेन वो व्यक्ति जो गाते थे तो दिए भी जल जाते थे, ऐसा कहा जाता ना कि यहाँ जब तानसेन गाया करते थे तो दिए जल जाया करते थे। तो तानसेन कौन थे, ये संगीतकार थे। क्या थे भैया, संगीतकार थे। तानसेन कौन थे, संगीतकार थे, समझो। लिखना शुरू करेंगे भाई मेरे, मैं आपसे बोलूं भैया तानसेन कौन थे, तो आप कहेंगे तानसेन जो है संगीतकार थे। कहाँ के रहने वाले थे, ये ग्वालियर के रहने वाले थे। कहाँ के, ग्वालियर के। बोलेंगे हाँ जी भैया, तानसेन जो है ग्वालियर के रहने वाले थे। एक मिनट जरा, तानसेन 5वें नंबर के, तान सेन।
क्या थे भैया इनका, क्या क्या टाइप था, ये थे संगीत का काम क्या था इनका, संगीतकार ही थे, ये संगीत गाया करते थे। जन्म भैया कहां हुआ, जन्म हुआ भैया इनका ग्वालियर में, ग्वालियर। कहां पर हुआ भाई, जन्म जो हुआ इनका ग्वालियर में हुआ। अच्छा, और कुछ बातें इनके बारे में बोले भैया, नाम इनका क्या था, तो नाम इनका तानसेन नहीं था, तानसेन तो इनको नाम दिया गया है। रियल नेम क्या था इनका, रियल नेम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे को ही हम लोग तानसेन के नाम से जानते हैं, क्या, रामतनु पांडे। और एक चीज और ध्यान रखना कि भैया जो बीरबल है वो बीरबल हिंदू शासक था, हिंदू था। बाद में क्या हुआ, बीरबल ने अकबर के यहां पे जाके अपना नाम परिवर्तन किया। ओके, पहले वो हिंदू था। नाम क्या है, रामतनु पांडे। ओके, मैं बात करूं भैया इनकी कुछ कृतियां हैं, कुछ कहानियां हैं, तो कैसी है, मियाँ की टोली, पहली कृतियां कौन सी है, कृतियां सुनो। गायन है इनके, कुछ गाय चीजें हैं। जैसे कि बात करूं मियाँ की टोली, कौन सी, मियाँ की टोली। मियाँ की टोली, वैसी मियाँ की महर, दूसरी मियाँ की महर। क्या बोलेंगे, महर। ओके, तो इनकी दो कृतियां हैं जो महत्वपूर्ण है, एक तो मियाँ की टोली और मियाँ की महर। बाकी कृतियां तो बहुत सारी हैं, पर जानने के लिए दो ही आवश्यकता है। ओके, दो की आवश्यकता है। इनके एक और नवरत्नों में शामिल थे जिनको नाम है मान सिंह। कौन, मान सिंह। क्या ये हिंदू शासक है, हिंदू शासक मान सिंह। ओके, ये इनके अकबर का क्या था, प्रधान सेनापति था। ओके, मान सिंह का क्या दायित्व था, ये अकबर के सेनापति थे, प्रधान सेनापति। ओके, क्या दायित्व था, प्रधान सेनापति, अकबर के प्रधान सेनापति। सेनापति भी किसी का पति होगा। चलो बात करते भैया 7वें नंबर की, अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। सुनना, अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है आखिरकार, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका नाम क्या है, इसको हम लोग रहीम दास के नाम से भी जानते हैं। क्या, रहीम दास। रहीम दास। ओके, अच्छा, क्या मैंने बोला, ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है, तो सुनना, अकबर के संरक्षक कौन थे, आप बोलेंगे बैरम खां। तो अकबर का जो संरक्षक था ना बैरम खां, बैरम खां का ही पुत्र है जो है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाना खाना को अकबर ने अपना दंतक पुत्र माना, उसको अपना बेटे का दर्जा दिया, उसको अपना गोद लिया, उसको अपने बेटे का दर्जा दिया। बोले जब अब्दुल रहीम खाने खाना उसकी, सॉरी, बैरम खां की जब मृत्यु हो गई तो बैरम खां के पुत्र को अपने पुत्र का दर्जा दिया इसने। बोला कि आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम मेरे दरबार में रहोगे और तुम मेरे नौरत्न में शामिल होगे। तो अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने नौरत्नों में शामिल किया अकबर ने और इसको अपना पुत्र माना। ओके, बोले हाँ जी भैया। इसने क्या किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, तो इसको हम लोग किसलिए जानते हैं, बाबर नामा का। बोलेंगे भैया बाबर नामा का, बाबर नामा का क्या किया, आप बोलेंगे इसने फारसी में अनुवाद किया बाबर नामा का। किसमें, फारसी में। बोले हाँ जी भैया। अच्छा, बाबर नामा इससे पहले किस भाषा में लिखी हुई है, बोलोगे तुर्की भाषा में लिखी हुई है, फारसी में अनुवाद, अनुवाद किस भाषा में अनुवाद किया, फारसी में। अच्छा, और बातें जाने इनके बारे में, बोले हाँ जी भैया। सबसे पहली बात, ये बैरम खां के पुत्र हैं, बैरम खां एवं, एवं किसके, सलीमा। ओके, बैरम खां एवं सलीमा के पुत्र हैं। बीवी का नाम क्या था, सलीमा। सलीमा से किसने शादी करी, बोले अकबर ने शादी करी। बैरम खां एवं सलीमा के पुत्र, सलीमा सुल्तान के पुत्र का, या बोले का बेटा। ओके, तो याद रखें, बोले हाँ जी भैया, ये याद रखा बैरम शाह, ये इसका पुत्र था। कौन, बेटा। यहाँ पे बेटा लिख लो सही से ऐसे। ओके, किसका, रहीम खाने खाना किसका, बैरम खां सलीमा सुल्तान का पुत्र है। इससे क्या किया भैया, इसे जो है अकबर ने गोद लिया।
अकबर ने इसको गोद लिया जब जब बैराम खां की मृत्यु होगी तब अकबर ने गोद लिया, गोद लिया। मैंने बताया था ना अकबर ने इसको दो चांस दिए थे कि या तो तुम किसको, बैराम खां को, या तो मक्का चले जाओ या मारे जाओगे। तो भाई साहब ये मक्का ही चले जाता है, बोला मक्का ही चला जाओ तो। और जब मक्का जाता है तो मक्का जाते समय इसको एक व्यक्ति है जो इसके चाकू भोग देता है और इसकी मौत हो जाती है। चाकू भोग कर इसकी क्या हुई, हत्या हो जाती है। बोले हाँ जी भैया हत्या इसकी हो गई। तो हम लोगों ने कितने व्यक्ति के बारे में जाना, तानसेन के बारे में जान लिया, मानसी के बारे में जान लिया, सातवां अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में जान लिया, और बहुत सारे व्यक्ति के बारे में जान लिया। उसके सात नौरतन के बारे में बात कर चुके हैं, बचे हुए दो नौरतन उनके बारे में जान लेते हैं भैया एक बार अच्छे से। जरा देख लो सामने से, यहां पे लिख लो इनके बारे में ना। अब बात आई भैया आठवें नाम के। आठवें नाम कौन सा है भैया, मुल्तान खां, सॉरी मुल्ला दो प्याजा। अब भैया इनका नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों पड़ा, ये थे रसोईया, सबसे पहली बात ये थे अकबर के यहाँ पर रसोईया, और इनका नाम पड़ा मुल्ला दो प्याजा। इनको पता है खाने में दो प्याज पसंद थे। कैसे दो प्याज पसंद, भैया ये क्या बात हुई, ऐसी भी कोई बात होती है, बोले हाँ जी ऐसी बात होती है। इनको खाने में दो प्याज पसंद थे, इसलिए अकबर ने इनका नाम रख दिया मुल्ला दो प्याजा। क्या रख दिया, अकबर ने कहा कि आज से आपका नाम होगा मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा। ओके, तो इसके लिए नाम रखा गया मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ओके, मुल्ला दो प्याजा क्या रखा गया, इनका नाम रखा गया। ये क्या थे, ये रसोईया थे। क्या थे, रसोईया। ये खाना बनाया करते थे, क्या बनाया करते थे, खाना बनाया करते थे, रसोईया। नौवां व्यक्ति और आखिरी नौरत्न में शामिल हकीम हुक्म। क्या था, हकीम हुक्म, हकीम हुक्म, हुक्म, हकीम हुक्म। क्या था भैया, ये था राज्य वैद्य, राज्य वैद्य का काम करता था, राज्य वैद्य। तो ये कौन था, ये था राज्य वैद्य, जो कि राज्य वैद्य का काम करता था। मतलब राज्य में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो राज्य वैद्य का कर्तव्य किसका था, वो हकीम हुक्म का था। तो राज्य वैद्य का कर्तव्य किसका था, तो हकीम हुक्म का था। तो यहां तक जाने आप कि भैया क्या क्या मैंने आपको बात बताई, अकबर के नौरत्नों के बारे में बात करी, जिनमें से एक है तानसेन। ध्यान से देखना, सामने देखो यहां पर मैंने आपको बोला भैया इससे पहले बीरबल, बीरबल जिसका नाम है महेश दास, कहां पर जन्मा, बोले कालपी में जन्म हुआ और अकबर के नौरत्नों में शामिल हुआ। फिर उसके बाद और सारे शासकों के बारे में बात करी और नौरत्नों के बारे में बात करी। फिर आए तानसेन, फिर आए मानसिंह, फिर आए अब्दुल रहीम खाने खाना, फिर उसके बाद आए भैया मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्म। अब्दुल रहीम खाने खाना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहीम खाने खाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैराम खां का पुत्र है। पूछा जा सकता है कि बताओ अब्दुल रहीम खाने खाना किसका पुत्र था, तो बोले अब्दुल रहीम खाने खाना बैराम खां का पुत्र था और अकबर का दंतक पुत्र था। अकबर ने इसको गोद लिया था। बीरबल जरूरी है जानना, 1576 में मृत्यु हुई, कहां पर हुई, बोलेंगे कश्मीर अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हुई बीरबल की। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे हाँ जी भैया कश्मीर अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है, बोलेंगे यस। तो बाकी और चीजें कुछ जान लेते हैं यहीं पे, फिर हम लोग थोड़ा जो बचा कुचा भाग होगा वो हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, इसके बाद वाला। अकबर का पुत्र कौन होगा, बोलेंगे भैया अकबर का पुत्र होगा जहांगीर, जिसको हम लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं। क्या अकबर का ही पुत्र है ना सलीम। अनारकली की कहानी सुनिए ना, कि दीवार में चुनवा दिया गया था अनारकली को। अच्छा जी, रियल स्टोरी है क्या ये, या कोई मजाक किया था किसी ने हमारे इतिहास के साथ, बोले भैया शायद ये रियल हो सकता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, कंफ्यूजन मत रहना, सॉल्व करूंगा आपके कंफ्यूजन को, पर जब आप इसको पढ़ाऊंगा मैं तब, अभी नहीं। अभी पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक जाएगी, और खिचड़ी पकेगी तो वो खिचड़ी दिक्कत दे जाएगी आपको। तो इससे पहले खिचड़ी मत पकाओ दिमाग में, जो चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो उन पर फोकस करो। अपनी तरफ से जितनी चीजें हो सके उतनी अच्छी चीजें करो जो संभव हो, फालतू चीजों पर ध्यान कम देना। आ जाओ भाई। इनके यहां पर कुछ प्रसिद्ध कलाकार थे, प्रसिद्ध, फेमस, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार। ये प्रसिद्ध कलाकार में सबसे पहले आप बात आती है मतलब अब्दुल समाद। क्या बोलेंगे, अब्दुल समाद। ये एक प्रसिद्ध कलाकार है, ओके, प्रसिद्ध कलाकार है अब्दुल समाद। उसके बाद भैया दसवंत। कौन थे, दसवंत। उसके बाद भैया, उसके बाद भी कोई रहा है, बोले भैया हाँ बसवान।
कौन रहा है? बसवान। दसवन के बाद बसवान, ये कुछ कलाकार है। अब मैं एक चीज आपको नोट करने वाली बताऊं, जरा नोट करना, यहां पर नोट करो। आप कहेंगे अकबर का जो समय काल था उसको हिंदी साहित्य का हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। कैसा काल कहते हैं? हिंदी साहित्य के लिए वो स्वर्ण काल था, अकबर का काल। ओके, अकबर के समय काल को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। इस समय हिंदी में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। अकबर के समय काल को हिंदी साहित्य का कौन सा स्वर्ण काल? स्वर्ण काल कहते हैं, कहते हैं। याद रखेंगे भाई इस चीज को, ये जो नोट मैंने किया वो याद रखना। पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ अकबर के समय काल को कौन सा काल कहते हैं? हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहते हैं? बोलेंगे स्वर्ण काल कहते हैं। ओके, बोलेंगे हाँ जी। चलिए, प्रसिद्ध कलाकार हो गए आपके। अब जान लो भैया, राजधानी इसने कहां कहां बसाई अकबर ने। सुनना, राजधानी, राजधानी इसकी पहली राजधानी भैया आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर दिल्ली में, लाहौर में आ गया। तो सुनना, पहले आगरा में, दूसरा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करी इसने? बता सकता कोई बच्चा? बोलेंगे गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान विजय के दौरान, जब ये गुजरात अभियान को जीत गया, गुजरात विजय हो गया था तब। ओके, और लाहौर, लाहौर। तो क्या है भैया? आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, ये इसकी राजधानियां रही है, कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियां जिनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी था। ओके, तो बोले भैया हाँ जी, हमारे लिए जानना जरूरी था और हमने इन चीजों को जान लिया है और बाकी हम लोग याद रखेंगे। तो ये थी अकबर की कुछ बेसिक सी जानकारियां। या मैं कहूं कि इस वीडियो में सारी चीजें इसको कंप्लीट ही कर देता है ना। एक मिनट रुकना, टाइम देखता हूं क्या हुआ है अभी। भाई टाइम ज्यादा हो चुका है, तो चलिए यहीं तक क्लास को रखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जो बची इसकी इमारत निर्माण है और बेसिक से जानकारी जो है वो मैं आपको बता दूंगा भैया अकबर के बारे में। फिर एक वीडियो चलो और बना देता हूँ अकबर के बारे में, जो होगी लगभग 10 मिनट की या 20 मिनट की, उसमें सारी चीजें इसकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए, ये चीजें अगर आपको समझ में आई है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे, हाँ भैया समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझना और फिर से मुझे बताना भैया नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाऊंगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर यस लिखना और आंसर जरूर देना जो जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मिलते सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।